कल तक रहेगा, इसको डिलीट नहीं करेंगे। अंतिम टॉपिक इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। 6/3 के बोर्ड में आ जाएगा, 6/4 के नहीं, 4 6/4, तो टोटल यदि देखेंगे तो 24 × 4 96 स्क्वायर फीट में आ जा रहा है पूरा ज्ञान, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक इंट्रोडक्शन 6/4, अस्तित्व दर्शन 6/4, जीवन ज्ञान 6/4, मान्यतापूर्ण आचरण 6/4 और उसको प्राप्त करने की विधि एक 6/4। सो 5 × 6/4 ज़्यादा नहीं है। 96 + another 24, so 120 स्क्वायर फीट। वो भी बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, छोटे में लिखेंगे तो और 96 में भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, मैं उधर गया था, श्रृंगेरी एक जगह है साउथ में, शंकराचार्य श्रृंगेरी। साउथ में कहा, मतलब पूरे भारत में ख्याति है उसकी कि ओरिजिनल यदि वेदांत पढ़ना है तो श्रृंगेरी चले जाओ। तो वहाँ पर अद्वैत शोध केंद्र बोल के एक बोर्ड था, तो मैं उधर गया। मैं अपने पत्नी और बेटी भाई सब घूमने गए थे। वो भी वैसे बहुत बड़ा नहीं था। देखिए, मैं जो स्कूल में पढ़ा, हमारी स्कूल की लाइब्रेरी इसका 4 गुना था। एक जितने में हम बैठ रहे, इंक्लूडिंग दैट स्पेस, 3 मंजिले का लाइब्रेरी। मुझे नहीं लगता आज तक कोई वो बुक्स को इतना रैंक को पढ़ते थे। वो बच्चे एस्टिक्स और टिन ढूंढते थे, उसमें फिक्शन का बुक ढूंढते थे, कहीं कोने में छुपा के रखता था, मिल जाता था। और अद्वैत शोध केंद्र, ये जो लाइब्रेरी है इंक्लूडिंग वो कांच वाला सेक्शन इतना था पूरा, मतलब रोज में कपाट थे ये वाले कांच वाले, पूरा ग्रंथों से भरा है। तो टोटल आप देखेंगे तो स्क्वायर फीट काफ़ी ज़्यादा है। पूरा मध्यस्थ दर्शन इतने में आ जाता है, पब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड को भी छापेंगे तो इतने में आ जाएगा। तो ये जो कबर्ड है उसका एक रैक में पूरा आ जाएगा, जस्ट ऊपर का रैक है, उसमें बाकी सारी चीज़ें समझ आती है। तो बहुत शॉर्ट है, पहले बहुत मुश्किल था। इसको थोड़ा भिन्न विधि से मैं लिखा हूँ, जो आप ये मतलब आपका अंतिम सत्र है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। वो भी तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता है कि नहीं है, मतलब आगे भी करेंगे तो अन्य जगह पर करेंगे तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानविकतापूर्ण आचरण ज्ञान को मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में बताते हैं। ग्रंथ में वैसे लिखा है, कल भी बताया था मैंने, मूल्य चरित्र नैतिकता। तो मूल्य को अलग से बताएंगे, चरित्र को अलग से बताएंगे, नैतिकता को अलग से बताएंगे। जो मैंने आपको वो यूट्यूब का जो चैनल बताया था कल, उसमें भी कुछ वीडियो देखेंगे तो उसमें वैसे दिखेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप में कभी मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में मान्यतापूर्ण आचरण स्पष्ट नहीं होता था कि इसको कैसे मैं चित्रित करूँ। तो ये सब प्रेजेंटेशन का विधि है, मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है और सेट होने में समय लगता है। 100-125 शब्द हैं, वही सिंथेसाइज होते जाता है। तो मान्यतापूर्ण आचरण को कैसे शुरू करेंगे, प्रारंभ करें। मान्यतापूर्ण आचरण का मतलब क्या? हमने देखा कि आचरण का मतलब है बिहेवियर, कंडक्ट। एक आदमी जैसे व्यक्त होता है, पूरा मिलकर आचरण है ना। तो मानव के आचरण को देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, है ना। उसका कपड़ा भी हो गया, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, क्या काम करता है, बराबर। फिर समाज में उसकी क्या छवि है, क्या पहचान है, सच बोलता है नहीं बोलता है, झूठ बोलता है, ईमानदार है ना। फिर साथ में कैसे पिता है, कैसे माता है ना। वो टीचर के रूप में कैसा है, दोस्त के रूप में कैसा है। तो मनुष्य के बिहेवियर, आचरण, उसके जीने को, हमारे ही जीने के फैलाव को यदि हम देखेंगे तो काफ़ी विस्तार में दिखता है।
जबकि पशुओं में देखेंगे तो बहुत ही सीमित है ना। कितना भी एडवांस हम पशु ले लें, जैसे डॉल्फिन हो गया तो काफ़ी एडवांस मानते हैं, या ओरांगुटान को मानते हैं, उनकी अपनी सोशल लाइफ होती है। जैसे मानते हैं कि जैसे हाथियों की सोशल लाइफ काफ़ी रिच है ना। उसमें एक लीडर होता है, एक पैक होता है, उसमें भी कुछ भाव होते हैं। जैसे आप आजकल तो मुझे लगता है वही वीडियो इधर उधर पहुंच जाती है ना, वो हाथी खड्डे में फंस जाता है, बाकी सारे हाथी वहीं खड़े रहते हैं, वो छोटा हाथी को ही लेके जाते हैं, है ना। कुत्ता होता तो छोड़ के चले जाता शायद, है ना, या बाघ होता तो छोड़ जाता। बिल्ली तो अपने बच्चे को खा लेती है, बिल्ली खा देती है ना, 5 में से 2 को मार के खा लेती है बोलते हैं। बाकी के सर्वाइवल, उसका रीज़न ये लोग देते हैं कि सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। ये सारे चीज़ें मिलकर आचरण कहला रही है कि एक बिल्ली अपने बच्चे के साथ क्या करेगी, एक हाथी क्या करेगा, एक बिल्ली दूसरे बिल्ली के बच्चे के साथ क्या करेगी। पशुओं में देखेंगे तो वंश से ये निर्धारित हो रहा है। तो एक बाघ होता है, टाइगर, उसका संतान होता है, किसी समय तक उसका वो पालन पोषण करता है, फिर किसी समय में वो बाघ बड़ा हो जाता है, उसी टेरिटरी में वो दोनों फिर संघर्ष करते हैं। तो फिर वो कभी जिसकी माँ थी या बेटा था, वो अपनी ही माँ के साथ युद्ध करके, उसको कोई स्मरण नहीं रहता है कि ये मेरी माँ है, मैं झगड़ा कर रहा हूँ। ये सारा झंझट मनुष्य के साथ ही है। नहीं, ये हफ्ते में छुट्टी पर 12 बजे वाले कॉल के लिए, टाइपिंग कॉल, वो जो बताया ना अनपब्लिश्ड वर्क, उसको लोग टाइप कर रहे हैं, उसका कॉल था, लेकिन लोग कुछ अपने आप चल रहा है। तो मानव में सही आचरण को पहचानने के लिए हमको अस्तित्व का दर्शन की भी आवश्यकता पड़ रही है, स्वयं को भी समझने की आवश्यकता पड़ रही है। फिर अस्तित्व के नियमों के अनुसार मैं अपने आप को ढाल लूँ। तो जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें देखिए आचरण पर लोगों ने बहुत सारा लिखा है। धर्म में हर धर्म दर्शन नहीं है और हर धर्म में दर्शन पूरा नहीं है, लेकिन करो नहीं करो के रूप में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। जैसे धन को हम कैसे उपयोग करेंगे, जैसे इस्लाम में है कि भाई आप क्या है, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, या नहीं देंगे। फिर उदार होने के लिए एक महीना है, रमज़ान का महीना है, जिसमें गिविंग को मानते हैं ना, उस डोनेशन। फिर कई कुनबों में भी है, जैसे हमारे एक दो फ्रेंड मारवाड़ी हैं, तो कहते हैं कि उनके कम्युनिटीज़ में बचपन से बोला जाता है कि इतना परसेंटेज हम समाज के लिए दे देंगे। हमारे कुछ मारवाड़ी फैमिलीज़ हैं, उनमें तो केवल परसेंटेज नहीं, एक हमारे वो तो हर जनरेशन से एक आदमी समाज के लिए फ्री कर देते हैं। मतलब बच्चों में से किसी एक की प्रवृत्ति होती है कि वो समाज सेवा करना चाहता है या मंदिर बनाना चाहता है, बाकी लोग बिजनेस संभालते हैं और उसको पूरा उतना ही सम्मान मिलता है, उसको बोल देते तुम जाके करो, है ना। तो इस प्रकार से लोगों ने बहुत सारा सोचा अभी तक, आचरण को, आहार को सोचा, लेकिन पूरे चीज़ों में कहीं न कहीं हम कहीं भी देखें तो व्यवहार को ठीक से परिभाषित नहीं कर पाए कि मनुष्य का व्यवहार क्या है। जैसे आधुनिक शिक्षा में, भौतिकवादी शिक्षा में, जैसे अभी सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, अभी तो सोशियोलॉजी भी साइंस हो गया है, इकोनॉमिक्स भी साइंस हो गया है ना, साइकोलॉजी भी साइंस हो गया है, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एनालिसिस और स्टडी, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो उसमें ये निकलता है कि फिर मानव, जैसे गेम थियोरी एक थियोरी है मैथमेटिक्स में तो टीचर मैथ्स पढ़ाने को, गेम थियोरी एक है वेरी फेमस, सो दे यूज गेम थियोरी, इकोनॉमिक्स में यूज होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है, उसको रखते हुए उसके बेसिस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसके आधार पर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया जाता है कि एक भीड़ में यदि 100 लोग हैं और 500 रुपये उपलब्ध है, वो भीड़ कैसे बिहेव करेगी, इसके बेसिस पे फिर स्टॉक मार्केट पे उसका एल्गोरिदम लगाते हैं, उससे फिर लोग पैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये भी दिखता है कि घूम फिर के आदमी उतना सारा मैथमेटिक्स लेके फाइनली जेब ही मोटा कर रहा है, लाभ ही हो रहा है ना, बहुत एडवांस कैलकुलस करके भी, या प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स करके भी, साइकोलॉजी करके भी लाभ के लिए ही प्रयोग हो रहा है। हमारे एक मित्र हैं, उनका बेटा इधर बॉम्बे का IIT से पढ़ा, सिविल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद वो किसी बैंक में उसकी नौकरी लगी, दिल्ली में था,
तो मैंने पूछा क्या है, बोले कुछ नहीं है, वो ट्रेडिंग का एल्गोरिदम हमको डिज़ाइन करना था। ये क्या ट्रेडिंग, ये जो स्टॉक में ट्रेडिंग होता है, और आगे मतलब जो तेल अभी तक नहीं निकाला गया है धरती से, या जो अभी तक आलू पैदा नहीं हुआ है, उसका आगे का रेट क्या होगा उसको लेकर बेट कर रहे हैं। मैंने वो आलू अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो कितने में बिकेगा, वो बिक के एक आदमी खरीद भी ले रहा, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। इसको फ्यूचर्स बोलते हैं, FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है। तो मनुष्य के बिहेवियर को लेकर लोगों ने बहुत कुछ सोचा, अलग अलग धर्मों में, है ना, जगहों पर। फिर इस आचरण को लेकर भारत में 4 वर्ण भी बने, है ना, कि मेन ऑक्यूपेशन एक कम्युनिटी का बोला है, तुम पढ़ाओगे, तुम सुरक्षा करोगे, है ना, तुम गुड्स को मूव करोगे, काउंटिंग करोगे और तुम बनाओगे, ऐसा वर्गीकरण किया। फिर उसमें जब झंझट आया तो लोगों ने उसको फिर सुधारने का प्रयत्न किया, है ना। लोगों ने बोला कि नहीं ये जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म से जाति को बनाया, फिर जाति ही कर्म हो गया, फिर मतलब जन्म से जाति हो गया, कर्म से जो जाति होना था जन्म से हो गया, तो उसके गोल चक्कर में पड़ गए, है ना। तो लोगों ने बहुत सारे विधि से सोचा है। अभी दर्शन के हिसाब से हम इसको कैसे देखने का प्रयत्न करें, उसको संक्षेप में देखेंगे। तो एक तो आधार हम बना रहे हैं अस्तित्व को, कि अस्तित्व में है होने के आधार पर, और मैं हूँ, पहले ये दोनों स्थिर होना पड़ेगा, है ना। अस्तित्व है ये स्थिर नहीं है, मैं हूँ ये स्थिर नहीं है, तो फिर आचरण का कोई मतलब बनता है ना। अस्थिर है, फिर अस्तित्व भी अस्थिर है और मेरा होना भी संदिग्ध है ना। सस्पिशन, आई डोंट नो मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो जब हूँ नहीं हूँ तो फिर आचरण का कोई मतलब बनता नहीं। वैसे भी हूँ कि नहीं हूँ पता नहीं, तो सही आचरण का क्या तात्पर्य है ना। जीते समय भारतीय अध्यात्मवादी परंपराओं में ये सोचा कि ये जितना भी जीना है ये सारा कहीं ना कहीं झंझट में पैदा करता है, और फाइनली ये भी बदलता है, तुम भी बदलते हो, इसीलिए मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है ना। तो इससे मुक्त हो जाना। सो दुख है, झंझट है, झमेला है ना। इससे मुक्त होने के लिए फिर प्रवचन दिया, और इस मुक्ति के लिए जो आचरण है उसको आदर्श आचरण माना गया। क्या आचरण आप करें ताकि आप मुक्ति के निकट हो पाए। तो असंग्रह करो, विरक्ति में रहो, है ना। फिर कुछ महापुरुषों को, महापुरुष कह रहा हूँ मतलब जिनको लोग महापुरुष मानते हैं, उनको ये भी दिखा होगा कि हर मानव के लिए दर्शन और मुक्ति ये सब कोई मतलब नहीं है ना। इसको अभी टाइम है वहाँ तक आने के लिए, तब तक उसको बांध के रखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को बता दिया कि भाई सैटरडे इसको करो, मंडे जिस दिन ये सोचेगा कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ उस दिन उसको दर्शन पढ़ाएंगे। उसके अंदर अभी प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है ना। किसी को बोल दे तो 1008 बार श्री राम जयम लिखो। हमारी एक रिलेटिव थी, वो लिखती थी बहुत, इतना मोटा श्री राम जयम। तो मैं बहुत छोटा था तो मैं उसको बोलता था मैं सामने ही खड़ा हुआ ना, काहे को इतना बार लिख रहा हूँ, मैं तो आ ही गया। ऐसा मजाक उड़ाता था उसका। बोला भाई तू थोड़ी होता है श्री राम। बोले यार नाम दिया तुम लोगों ने, कुछ तो सोच के दिया होगा। हमारे क्लास में मैं बहुत बदमाश था और कभी लिखता नहीं था, तो उस समय वो एक क्या सागर, रामायण सागर, राम सागर, राम गोपाल, रामानंद सागर का रामायण आता था ना। तो उसमें टीचर, मैं ऐसे ही पीछे ही बैठा रहता था क्लास में, कभी भी आगे नहीं बैठा। जिसको नहीं सुनना वो पीछे बैठा रहता है ना। तो वो मेरा नाम पुकारती थी तो पूरा क्लास एक साथ चिल्लाता था श्री मत कहो, क्योंकि वो जो दुर्योधन है उसके नाम सामने आके कोई यदि बोलता था कि श्री राम ने ऐसा बोला, बोलता श्री मत कहो, केवल राम है वो। तो मेरी पूरी क्लास चिल्लाती थी। तो फाइनली सही आचरण एक मनुष्य का क्या होगा, है ना। एक है कि आचरण को हम ऐसे सोचें जिससे झंझट कम हो, प्रैक्टिकल लाइफ के झंझट कम हो वैसा आचरण रहे। इसका मतलब हम झंझट नहीं चाहते। एक तो चाहत फिक्स हुई है ना, उसी का नाम है सुख, शांति है, संतोष। झंझट नहीं होना, व्यवहारिक झंझट नहीं होना, तो सुख और शांति से हम बच नहीं सकते। तो जीवन का जब अध्ययन करते हैं कि जीवन है, चैतन्य वस्तु के रूप में है, जीवन निरंतर है, जीवन में कुछ कुछ क्रियाएं होती हैं, है ना। कुछ क्रियाएं
भौतिक रासायनिक संसार को समझने के लिए बनी है और कुछ जीवन वस्तु और अभौतिक चीज़ों को समझने के लिए बनी है। ठीक है, इसका संज्ञान लेना मतलब इसको समझना, साथ में चाहने के रूप में जीवन सुख शांति संतोष चाहता है। ये अस्तित्व दर्शन में क्या पता चलता है कि अस्तित्व है, स्थिर है। अस्तित्व 4 अवस्थाओं के रूप में है, चारों अवस्थाओं में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है। ठीक है, इसका मतलब मैं इनके साथ या अस्तित्व में ही जीना है मुझे, इसका मतलब मेरे जीने में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों आयामों को संज्ञान में लेना पड़ेगा। केवल रूप के आधार पर मैं जीऊँगा तो हो सकता है कुछ सक्सेस रहे, कुछ फेलियर भी रहेगा, लेकिन बिल्कुल ही मेरा स्किन टोन मैच करके यदि मेरे को किसी के साथ जीना है तो बहुत कम लोग मिलेंगे। सभी का अलग अलग है ना। एग्जैक्टली टोन को यदि लेंगे, स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेंगे तो एक ही कलर फाइनली एक टेम्परेचर है ना। फिजिक्स में आप लोग ये मॉनिटर खरीदते हैं, उसमें टेम्परेचर लिखा रहता है 6400 केल्विन टेम्परेचर है, कलर को टेम्परेचर है ना, मापने का जो मापदंड है। तो बिल्कुल मेरे स्किन के टेम्परेचर के लोगों के साथ ही मैं शादी करूँगा फिर तो मुश्किल है। आसपास चलता है, शेड में चलता है ना, जैसे एशियन पेंट्स का शेड है वैसा देख के शादी करते हैं। बट उसी की शेड से शादी करने से विवाह सफल हो गया ये होता नहीं। इसका मतलब शेड तो कोई मापदंड हो नहीं सकता कि मैं किसका पड़ोसी बनूंगा। तो रूप कोई आधार, स्थायी आधार मिलता नहीं। ओके, तो चारों आयामों को मुझे संज्ञान में लेना पड़ेगा। एक तो चारों आयाम है, साथ में ये भी दिखता है कि प्रत्येक अवस्था अपने त्व का मतलब अपने आचरण सहित व्यवस्था में है और अपने से बड़ी व्यवस्था या कंप्लीट व्यवस्था में भागीदार। त्व का मतलब उसका गुण या उसका जो आचरण है ना, ये त्व का मतलब है। तो क्योंकि अस्तित्व में प्रत्येक इकाई प्रकृति पर, इस धरती पर प्रत्येक इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था है। जैसे एक बाघ है अपने बाघत्व के साथ है, भालू है भालुत्व के साथ है और उसके वंश के अनुसार वो भागीदार है। इसीलिए मानव को भी अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार होना है। मतलब मेरा आचरण ज्ञान अवस्था का आचरण है ना, जैसे जीव अवस्था का आचरण है। तो जीव अवस्था में कितने जातियां हैं, कितने जाति हैं टोटल एनिमल स्पीशीज, कोई सुन लिए अभी फ़ोन पे आ जाएगा, मे बी लैक्स या थाउजेंड्स, ढूंढो कितना टाइम लगता है। आजकल एवरीथिंग इज सो फास्ट है ना, ज्ञान बहुत फास्ट हो गया। How many species of animals exist? That should be a search query. 7.7 million. 7.7 million Animal species. animal species. 15 lakh species of animals and birds. 50 लाख species, बहुत दूरी हो गया। सर्च इंजन अलग हो गया दोनों का। 15 lakh 5. हैं? 15 लाख। That looks more likely. उसमें शायद इंसेक्ट्स भी आ गए या प्रजाति हो जाएंगे। तो स्पीशीज का क्लासिफिकेशन है, जीनस है, स्पीशीज है, देन यू हैव सब स्पीशीज। जैसे जितने वाइल्ड कैट्स हैं वो सबको कैट ही बोलते हैं, बिल्ली से लेकर लेपर्ड तक। फिर बाघ को एक स्पीशीज माना है ना, फिर उसमें साइबेरियन टाइगर भी है, रॉयल बंगाल टाइगर भी है ना। लेपर्ड्स में स्नो लेपर्ड आपका महाराष्ट्र का पिपटिया है वो अलग है, स्नो लेपर्ड अलग है। यहाँ नहीं है लेपर्ड, इधर है हमारे तरफ है, पूना तरफ, इधर भीमाशंकर तरफ जाएंगे तो हेवी वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेपर्ड्स। मैं जब जॉब छोड़ा था, मैं और वो जो सरदार मेरा फ्रेंड है, हम दोनों भीमाशंकर गए थे और बहुत वर्षा हो रही थी और पता चला था कि वहाँ लेपर्ड का स्पॉटिंग होगा। तो हम दोनों अपना बाइक मोटरसाइकिल रोक के, 2 बाइक पे गए थे, एक ही बाइक पे गए थे, रोक के हम एक झाड़ के नीचे जाके बैठ गए कि लेपर्ड देखेंगे। एक 1 घंटे बाद मैंने उसको पूछा, यार मान ले लेपर्ड आ जाए? बोला हाँ। बोला दिख तो जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे? फिर बोला यार मैंने भी नहीं सोचा। फिर दोनों बोले नहीं यहाँ से निकलो। देखने के बाद क्या करोगे ये भी तो सोचना पड़ेगा। फिर वहाँ से एक जीप गई, टेम्पो ट्रैक्स जो चलता है ना रूरल में, टेम्पो ट्रैक्स। फिरोजिया मोटर्स का है, उसका बेटा मेरा जूनियर था। फिनोलेक्स का बेटा भी जूनियर था, पीपी छाबरिया। फिनोलेक्स पाइप से जोन में छाबरिया।
सो प्रत्येक एक अपने त्वसहित व्यवस्था, जबकि ह्यूमन स्पीशीज कितना है? एनिमल्स तो 15 लाख है, ह्यूमन स्पीशीज कितना है? एक ही है, होमो सेपियंस। जो शरीर की जो एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है शरीर की, 2 हाथ 2 पैर 1 मुंडी 2 आंख 1 नाक, एक है ना जीभ जबड़ा, जो स्कल का शेप, यदि हम ऊपर से अपने चमड़े को स्ट्रिप कर दें और सबके स्कल को यहाँ टंगा दें, मतलब स्केलेटन को इमेजिन कीजिए, सबका स्केलेटन इस रूम में टंगा दिया, अंतर कुछ दिखेगा? कुछ नहीं। किसी का फ्रैक्चर हुआ रहता तो दिखेगा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन एनाटॉमी में देयर इज नो चेंज, है ना। ब्लड टाइप अलग है, ब्लड ग्रुप्स अलग है, ओके। और वो भी अभी समझ में आता है कि जो वायरस और इस प्रकार की चीज़ें हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए है, इतना सारा ब्लड टाइप्स है, RH टाइप्स, ताकि एक साथ सब खत्म ना हो जाए ना। RH नेगेटिव को कुछ मारते तो पॉजिटिव वाले बचेंगे, B+ वालों को मारे तो O+ वाले बचेंगे, तो नेचर में अपने आप बनाए। तो मनुष्य की जो स्पीशीज है वो एक ही है, एक ही स्पीशीज है, इसीलिए एक स्पीशीज का एक आचरण और दिखता है, इसीलिए मानव के लिए एक ही आचरण है, ये हम मान सकते हैं या हम इसको पता कर सकते हैं, है ना। तो मनुष्य के शरीर के रचना के अनुसार ये सिद्ध होता है कि मानव जाति एक है। हमारा शरीर रचना के अनुसार मानव जाति एक है, तो देना पड़ेगा। सुनो, ಹೆಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಪುಕ್ಕಟಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಾವು अच्छा ओके रिपोर्ट पैसा का ये मिल दो नहीं लेंगे नहीं बता हाँ बेस्ट मामला रामा का प्रयत्न किया, क्योंकि प्रत्येक कर्म को करने के लिए कोई गुण चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उन गुणों को अधिकांश फलाने जाति में मिलेगा, ऐसे यहाँ पर कल्पना, मान्यता, अवधारणा जो भी आप बोलिए ये दी गई। वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो कर्म के अनुसार जाति बना, लेकिन जाति को मतलब जन्म से इतना टाइटली जोड़ा नहीं गया। ऐसे सरनेम होते हैं, जैसे एक जर्मन सरनेम है शूमाकर, SCHUMACHER। जर्मन में शूमाकर का मतलब जूता बनाने वाला, शू मेकर, वही जूता। अभी वो फॉर्मूला F1 का चैंपियन था पिछले साल तक, माइकल शूमाकर। कोई जूता बनाया होगा, है ना, इसीलिए शूमाकर बन गया। तो राइस एक सरनेम आता है। टिम कुक, अभी एप्पल का CEO का नाम है टिम कुक। कोई फोरफादर खाना बनाया होगा गांव में 2-3 जनरेशन, तो उनका सरनेम कुक लग गया। मैकडोनल्ड एक सरनेम है, मैकडोनल्ड का मतलब डोनाल्ड का बेटा मैकडोनल्ड, उसका नाम बर्गर में आ गया अभी, है ना। मैकडोनल्ड इधर है, यवतमाल में पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, बचा है, बहुत ही गंदा है, फ्रोजन चीज खिलाते हैं। तो ऐसे यदि देखेंगे तो जातियों का वर्गीकरण वर्ग के अनुसार भी लोगों ने ट्राई किया। जैसे ब्रिटेन में पेजेंट्री बोलते थे, फ्रेंच में इसको बुर्जुआ बोलते थे, जो आम जनता है ना, और फिर जो किंगली ऊपर के क्लास हैं उनके लिए अलग देते थे। अपने देश में भी सरनेम के हिसाब से लोगों ने वर्ण को पहचानने का प्रयत्न किया गया है ना। लेकिन वही होता है कि जीवन के गुणों को उससे प्रेडिक्ट करना संभव नहीं। एक प्रकार के कर्म करने के लिए कुछ स्किल तो चाहिए, तो स्किल दिखेगा। जातियों का वर्गीकरण बहुत शॉर्ट में दिखेंगे तो ह्यूमन हिस्ट्री में से दिखता है, जबकि मनुष्य के शरीर रचना के आधार पर देखेंगे तो मानव जाति एक ही है ना।
और मानव की चाहत लक्ष्य के रूप में देखेंगे कि जिससे मानव अलग नहीं हो सकता, वो है सुख शांति संतोष, मिनिमम है ना। आनंद किसी को नहीं चाहिए तो ऑप्शनल है अभी के लिए परिचय शिविर में। संतोष तब तो सबको समझ में आता है। क्या है संतोष? जो लंबे समय का मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, जैसे मैं पूरी ज़िंदगी क्या करना चाहता हूँ, मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ, तो फिर वो 40 साल लगता है, 30 साल लगता है। 35 ईयर्स के बाद एक आदमी 70 का हो जाता है, फिर हम पूछते हैं उसको कि यार तुम अपने जीवन से सेटिस्फाइड हो कि नहीं? बोलता सब तो कर लिया, ठीक ठाक किया, मैं संतुष्ट हूँ। रोज नहीं होता है संतोष, है ना। तो संतोष थोड़ा लंबा मूल्य है। तो ये सुख शांति संतोष प्रत्येक मानव चाहता है। मतलब सुख शांति संतोष आनंद मानव धर्म में ये समझ में आता है। तो मानव धर्म सुख शांति संतोष आनंद है, और सुख शांति संतोष पूर्वक जीने के लिए समाधान आवश्यक है। यदि समस्या है तो सुख नहीं है। मैं भूखा हूँ, पानी मैंने खाना नहीं है, समस्या है। मैं बिजली चाहता हूँ, बिजली उपलब्ध नहीं है, भौतिक समस्या है ना। मेरा बेटा मेरी बात माने नहीं मान रहा है, ये व्यवहारिक समस्या है। मेरी पत्नी मेरे साथ कदम कदम चली, इच्छा है नहीं चल पाती है, ये व्यवहारिक समस्या है ना। मैं अस्तित्व को इस रीति से मानता हूँ, अस्तित्व को ये बोलता है दूसरा है, ये बौद्धिक समस्या है। व्यवहारिक भी नहीं है और भौतिक भी नहीं है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है कि अस्तित्व में जीवन आ गया, अभी वो मरता नहीं, अब मेरे इसको परेशानी हो रही है, मेरे से भूत प्रेत आ गया अस्तित्व में, ये प्रॉब्लम, ये बौद्धिक समस्या है, यह आध्यात्मिक समस्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समाधान ही मानव धर्म है। और समाधान क्या है कि ये भौतिक व्यवहारिक बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में समस्या का न होना अथवा उत्तर होना अथवा समाधान होना, और हमारे प्रत्येक उस आयाम से अस्तित्व के किसी एक आयाम के साथ हम जीते हैं या उसको समझते हैं। जैसे मेरे भौतिक आयाम के थ्रू मैं भौतिक वस्तुओं को समझता हूँ, है ना, और उसके साथ जीता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ। वैसे ही व्यवहारिक बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो मानव धर्म क्या समझ में आता है कि क्या निकल के आता है? मानव धर्म बराबर सुख शांति संतोष बराबर समाधान। इसीलिए समाधान ही मानव धर्म में, ये समझ में आता है। ओके, तो मानव में फिर समाधान आवश्यक है सुख शांति संतोष के लिए। किसमें समाधान? इच्छा में भी समाधान हो, विचार में भी समाधान हो, आशा में भी समाधान हो। इच्छा विचार आशा तीनों में समाधान। इसमें जहाँ जहाँ अस्पष्टता है, यहाँ लिखा है इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा, जहाँ जहाँ अस्पष्टता है या संघर्ष है, तब मेरे को तकलीफ होती है। ओके, तो ऐसे समाधान को होने के लिए मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा कि मनुष्य की व्यवस्था कैसे होगी जिससे ये समाधान हर किसी के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि वो फिर मेरे संबंध का आधार बनेगा, है ना। अभी हम जीरो से डिस्कवर करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मानव का आचरण क्या होना चाहिए ना। वी हैव टू डिसाइड कल तक कि आदमी क्या करेगा, चोरी करेगा नहीं करेगा। उस अर्थ में देखेंगे तो मानवीय व्यवस्था को सोचेंगे तो पता चलता है कि जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, और शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, है ना। जीवों में इसकी आवश्यकता नहीं है, वो वंशविधि से हो ही जा रहा है। तो जीवन की आवश्यकता पूरा करने के लिए शिक्षा चाहिए। क्या आवश्यकता? उसकी बौद्धिक आवश्यकता पूरा करने के लिए शिक्षा में क्या क्या होगा? अस्तित्व दर्शन पूरा होगा, जीवन ज्ञान पूरा होगा, मान्यता पूर्ण, रूप गुण स्वभाव धर्म चारों अवस्थाओं का होगा, है ना। अभी हम रूप गुण में माहिर हैं, शिक्षा में स्वभाव धर्म पीछे पड़ा है, पीछे रह गया, है ना। तो अभी थोड़ा सा स्वभाव लाने के लिए EWS आ गया, एनवायरमेंटल साइंस। तो अर्थ डे, है ना, फलाना डे, फिर थोड़ा सा पेड़ लगाते हैं, है ना, उसका फ़ोटो ले लेते हैं, लेकिन उसका प्लास्टिक का एक बैनर भी बना देंगे अर्थ डे बोल के। जब अर्थ डे था तो बैनर भी फिर वो बनाना लीफ का बनना था, तो थोड़ा सा वो हो जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे दिखता है कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, और उसके साथ न्याय की भी व्यवस्था चाहिए, जिसको हम न्याय सुलभता कहेंगे। जैसे मैं समाज में जीता हूँ तो सही शिक्षा भी उपलब्ध रहे,
जैसे शिक्षा सबको उपलब्ध रहे, ये अभी बात हुई है, दैट्स कॉल्ड RTE, राइट टू एजुकेशन, है ना। उसमें सारे जाति के लोगों को होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें रिजर्वेशन भी कर दिया भारत में। सारे वर्ग के लोगों का होना चाहिए तो EWS भी कर दिया, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी कर दिया कंपलसरी, है ना। ये न्याय सुलभता शिक्षा में न्याय भी रहे, इसका अटेम्प्ट है। वो सही है गलत है उसके चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है। लेकिन अभी तक देखेंगे तो लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि शिक्षा सभी को मिले, पूर्ण शिक्षा मिले जीवन तृप्ति के लिए, और न्याय की भी सुलभता रहे। न्याय सुलभता का मतलब हम यहाँ बैठे हैं, मेरे में आश्वासन है कि आप कोई भी मेरे विरोध में नहीं हो, बहुत सिंपल है ना, विश्वास रहे। एक हम बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, इस विश्वास के साथ सोते हैं कि सवेरे वैसे ही रहेगा जैसे मैं अभी सोने गया। हालांकि मैं अभी भी चेन कर लेता हूँ, पुरानी आदत है मेरी, मैं चेन और उसके साथ ही चलता हूँ। किसी को अपने जीवन लक्ष्य पर कन्फ्यूजन है तो मेरा सूटकेस ले जाएगा ना। सभी मानव लक्ष्य एक ही है, वो मुझे पता है, उसको भी पता होना चाहिए ना। जब तक उसको नहीं पता होता है तब तक मैं चेन लगाता हूँ। वो क्या हो गया, सन 99 में मैं और हमारा दोस्त एक दुकान गए थे, तो उसने एक रीबॉक की जूता था 3300 का, मेरा पहला सैलरी था 10,400 रुपये, है ना। वो मिला था 31 सितंबर 1999 को, पहला सैलरी मिला था 10,400 रुपये। तो हम लोग एक दुकान गए, तो उसने बोला तू ये क्रेडिट कार्ड पे खरीद ले, वो पॉइंट्स मुझे मिलेगा। तो मैं भी बेवकूफ़ खरीद लिया, उसको पॉइंट्स देने के लिए मैंने जूता खरीद लिया 3,300 का। मैं घर ले गया, मेरे पिताजी ने बोला कितने का, मैंने कहा 3,300। बोला मत पहन, ज़्यादा महंगा है, ऐसे ही रख। मैं बोला ऐसे रखने से क्या होगा, सड़ेगा वो। बोला तू पागल है, 3,000 का जूता पहनकर चलेगा। मैं बोला अभी ले लिया तो चलेंगे। 1 महीना यूज़ किया। मैं बॉम्बे गया किसी फ्रेंड को मिलने के लिए, और वापस आते समय टिकट बुक किया था, तो स्लीपर क्लास में बुक किया था। तो जूता को नीचे रख के बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कल्याण स्टेशन गया, सोचा चाय पीऊँगा, निकाल के देखा जूता नहीं गया था, लेकिन वो 10 नंबर का चप्पल रख के गया, बाथरूम वाला बाटा का 75 रुपये का चप्पल। उसके बाद मैं सूटकेस को चेंज करता हूँ आज तक। एक बार भुगता है ना, तो वो आदमी गया। तो न्याय सुलभता और शिक्षा सुलभता, फिर शरीर का स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए स्वास्थ्य सुलभता, उत्पादन शरीर के लिए चाहिए, है ना, कोई ना कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। और सभी लोग सभी चीज़ों को नहीं बनाएंगे, इसीलिए विनिमय का भी सिस्टम चाहिए। मैं आलू उगाऊंगा, प्याज उगाएंगे, तो एक्सचेंज का सिस्टम। बहुत सिंपल में जाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन मानव धर्म या मानवीय व्यवस्था का एक स्वरूप दिखता है जिसमें जीवन की भी आवश्यकता पूरा हो और शरीर की भी आवश्यकता पूरा हो। तो मानवीय व्यवस्था को फिर धर्म कहते हैं। धर्म में क्या है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। पूरे धरती को एक व्यवस्था के रूप में यदि हम कल्पना करेंगे, जैसे पूरे धरती के सारे बाघ भालू मिलकर एक व्यवस्था के रूप में है, वैसे मनुष्य का एक पूरे धरती का व्यवस्था का स्वरूप कैसे होगा। संबंध में अखंडता, क्योंकि मानव जाति एक है, और व्यवस्था की सार्वभौमता, हर जगह जीवन की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता दोनों पूरा हो पाए। किस अर्थ में पूरा हो पाए, मानव लक्ष्य के रूप में पूरा हो पाए, है ना। मानव लक्ष्य क्या है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, इससे ये पूरा हो पाए। ठीक है, तो शिक्षा पूरा होने से समाधान होगा, उत्पादन, विनिमय और स्वास्थ्य होने से समृद्धि होगी। बीमार रहेंगे तो समृद्धि भी पॉसिबल नहीं है। न्याय की सुलभता होने से अभय होगा, ठीक है, और सारे होने से सहस्तित्व प्रमाणित होगा। तो ऐसे मानव लक्ष्य तथा जीवन लक्ष्य के पूर्ति के लिए फिर एक व्यवस्था के लिए सोचेंगे तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ऐसे हम सोच सकते हैं। ऐसे दर्शन में दिया भी है, आगे हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो मानवीय व्यवस्था का स्वरूप है, अब इसमें मानव के संबंध का पर्पस क्या है, इसको हम पता कर सकते हैं कि एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध है भी कि नहीं। इसका जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि संबंध है, इसको बनाना नहीं पड़ता है। इसका क्या प्रमाण, संबंध है कि संबंध को बनाना पड़ता है।
इसके लिए वो मैं परिचय शिविर में एक थॉट एक्सपेरिमेंट एक बार सोचा था। कितना टाइम हो रहा है? खाने को कब मिलेगा? 1 बजे, 1-1:30 बजे, ठीक है। एक पेड़ है, एक पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, आपके हाथ में घड़ी है ना? एक आदमी यहाँ से आता है और आपको पूछता है भाई साहब समय क्या है, समय कितना हुआ? एक आदमी आके पूछता है समय कितना हुआ? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? क्या क्या ऑप्शन है बताइए? आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा ना, समय बताऊं कि समय नहीं बताऊं? समय बताऊं तो सही समय बताऊं या गलत समय बताऊं? सही समय को बताऊं तो अच्छे से बोलूं कि खराब विधि से बोलूं? झूठ भी बोल रहा हूं वो भी अच्छे से बोलूं या खराब समय बोलूं? कितने ऑप्शन है ना, एग्जिस्टेंशियली इतना पॉसिबिलिटी आपके सामने, मैथमेटिकली देखेंगे इसमें से कौन सा रूट आप लेंगे? आपके सुख किस बात से इंश्योर होगा? क्या लगता है? बताना, सही समय बताना और अच्छे से बताना। इसके अलावा मैं कुछ भी यदि रूट लेता हूँ मेरे अंदर कोई ना कोई संघर्ष होगा, क्योंकि नहीं बताना है मान लो, है ना, नहीं बताना भी है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, नहीं बताने में मुंह से बोलो नहीं बोलूँगा या उसको इग्नोर करो। मान लेते मैं बोलता नहीं बताऊँ, वो पूछेगा क्यों भाई साहब, आपके पास तो घड़ी, आप बता देते। अब फिर से आपको फिर एक डिसीजन पॉइंट लाना है ना, फिर से बताओ कि नहीं बताओ। यदि हमने उसको इग्नोर किया, है ना, वो पूछता है और मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, थोड़ी देर के बाद वो आदमी मेरे सामने आके खड़े होकर ऐसे घूरता है, तो क्या होगा? हमको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब बेसिकली वो आदमी हमको बोलने के लिए बाध्य कर ही देगा समय को पूछ के। और तो इसमें 2 चीज़ें समझ में आती है ना, एक आदमी आकर मेरे से यदि समय पूछता है, इस निर्णय को लेने के लिए मैं बाध्य हो गया हूँ। वो समय नहीं भी पूछे, आके बगल में भी खड़े हो जाए तो भी हम अवेयर हो जाएंगे कि बगल में एक आदमी खड़ा है और मेरा हाथ में घड़ी है, वो ऐसे से भी करते रहेगा तो मुझे उसको पूछना पड़ेगा भाई क्या चाहता है, बोला टाइम क्या बोलूँ। मतलब एक मानव केवल अपने होने मात्र से, प्रेजेंस मात्र से मेरे अंदर इस अवेयरनेस को बना देता है, मुझे इस निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देता है कि मैं उसके साथ अभी क्या करूँ। You can choose to ignore him, but you cannot walk out of the decision. ये जो डिसीजन है ये आपको लेना ही पड़ेगा कि इसके साथ क्या करूं। तो इसका आधार क्या है? दर्शन ये कह रहा है कि प्रत्येक इकाई दूसरे पर प्रकाशमान प्रतिबिंबित है। So because he is also an व्यापक वस्तु and I am also an व्यापक वस्तु, too bad you are already connected. And you can't walk out of व्यापक वस्तु, है ना। इससे बाहर आप चल के कहीं, क्योंकि जहाँ भी जाओगे व्यापक ही है। आप स्पेस लेकर आउटर स्पेस भी जाएंगे तो भी वो आदमी याद आएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के बाद भी आदमी आएगा कि कोई एक बेवकूफ पेड़ के नीचे खड़ा था, आके मुझे पूछा टाइम क्या है। यू कैन नॉट इरेज दैट पर्सन्स मेमोरी। तो हम अणुबद्ध में हैं ये पता चलता है, पता चलता है यू आर बाउंड इन ह्यूमन रिलेशनशिप। इससे बाहर हम इसको एक्सपेरिमेंटली हम ट्राई कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसको लाइव भी करके देख सकते हैं आप। जैसे मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, बगल में कोई आके बैठ जाता है तो हमको उस व्यक्ति के प्रति संज्ञानता अपने आप हो जाती है।
मैं अपने बर्थ में बैठा हूँ, एंड यूजुअली इंडिया में ये होता है ना, आप ट्रेन में जाके बैठो तो पता नहीं क्या है, मेरे को लगता है यहाँ पर इतने ग्रंथ लिखे गए और लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया, क्या करना आदमी को कोई स्थिर एक नियम ही नहीं है ना। मेरे को मतलब मेरा थियरी है कि वेस्ट में जो थोड़ा सिस्टमेटिक है, इसका कारण है कि एक ही बुक है, उसको रट लो तो हो गया क्या। इधर आप बोलो मेरे को हिंदू धर्म समझना, हो गया काम से, इतना सारा दे देंगे वो निकलेगा ही नहीं दूसरे एंड से, है ना, क्योंकि प्रत्येक बुक का 5 भाष्य है ना, उसका व्याख्या है, उसका टीका है। जैसे ये बर्थ है ना, जैसे 2 ऐसी रहेगी, इधर है इधर है, ये आपका बर्थ है, ये दूसरे का बर्थ है, वो आएगा पहले लगेज को इधर रखेगा इसके नीचे, आप जब जाएंगे आपको दिखेगा कि दूसरे किसी का सूटकेस आपके सीट के नीचे रखा है, आप नहीं भी रखेंगे वो इधर बैठेगा। तो हर समय हमारे अंदर ये एक अवेयरनेस बन जाती है कि अपने डायरेक्शन में कब जाएगा, चिपक के बैठेगा इधर, फिर आपको बोलना भाई साहब थोड़ा आप अपने है ना सीट की तरफ जाओ। तो ये जो अवेयरनेस है कि ह्यूमन मानव अपने होने मात्र से हमको प्रभावित कर दे रहा है, और उसके साथ करना क्या है ये निर्णय के लिए हमको बाध्य कर देता है। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कहीं कुछ दुर्घटना हो गई, 50 बच्चे मर गए, गोली चल गई, वो सुन के पढ़ के अच्छा नहीं लगता। मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा घटना नहीं घटित हुआ हो, जबकि वो लोग हम कभी उनको मिले नहीं रहते हैं, कभी मिलने नहीं वाले हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। तो संबंध है ये तो फिक्स्ड है। अब संबंध में क्या करना है, इतना ऑप्शन है, उसमें हमारे लिए स्मूदेस्ट ऑप्शन कौन सा है, स्मूदेस्ट जो मेरे सुख के लिए है उसको तो छोड़ दिए, मेरे लिए सुखदायी सबसे इजीएस्ट ऑप्शन क्या है, उसको पूरा करना और सही ढंग से पूरा करना। उसने समय पूछा, समय बताओ, सही समय बताओ और सही ढंग से बताओ। नहीं, दूसरा कोई भी इस मैट्रिक्स में दूसरा कोई भी ऑप्शन लेंगे वो घर्षण ही क्रिएट करेगा। यदि मैं समय नहीं बताता हूँ और 2-3 बार पूछता है तो इरिटेशन होगा कि यार तेरे को बता दिया, नहीं बताना है, बार बार कहे को पूछता है, वो भी अड़ जाएगा, यार तेरे पास घड़ी है, तेरा क्या जाता है समय बताने के लिए, बताओ। नहीं, तो इससे पता चलता है कि मानव संबंध है ना, और संबंध का जो प्रयोजन है वो है पूरक होना, एक दूसरे को लिए पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होना। एंड अस्तित्व में ये जो नियम है ऐसा बना है कि मेरे लिए जो पूरक है वही सामने वाले के लिए भी पूरक है, एज लॉन्ग एज द डिमांड इज करेक्ट। कंडीशन क्या है, डिमांड यदि अस्तित्व सहज है तो मेरे लिए जो पूरक जो मेथड है वो मेरे सुख के लिए जो कारक तत्व है वही दूसरे के लिए भी, तो इसका नाम है उभय तृप्ति। उभय तृप्ति क्या है, इफ द डिमांड इज वैलिड, एग्जिस्टेंशियली वैलिड है ना, अस्तित्व सहज यदि इच्छा है, अस्तित्व सहज यदि अपेक्षा है, तो उस अपेक्षा को पूरा करने से मेरी भी तृप्ति होती है, सामने वाले की भी तृप्ति होती है, और मैं उससे भाग नहीं सकता, इस संबंध को छोड़ के मैं भाग नहीं सकता। वो अवेयरनेस बनी ही रहती है कि सामने वाला आदमी है। झगड़ा करने के लिए भी संबंध चाहिए, वो आदमी है तभी तो झगड़ रहे हैं। मेरे को फलाने धर्म के लोग अच्छे नहीं लगते, मेरे को लगता है उनको बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए, वो तुमको प्रभावित कर रहा है ना, इसलिए संबंध है। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वो है नहीं है, क्या करता है, तुमको क्या फर्क पड़ता है, बने रहो। जैसे जंगल में एक भालू चिल्ला रहे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक आदमी लाउड स्पीकर में चिल्ला रहा, हमको प्रॉब्लम होता है उससे, क्या वो चिल्ला रहा है, आदमी को आदमी से प्रभावित होता है। ठीक, और एक ही विधि है कि उसको पूरकता पूर्वक में करना, इसी का नाम है पूरकता। तो संबंध है, उसका प्रयोजन है पूरकता, और ये संबंध किस अर्थ में है, किसी व्यवस्था के अर्थ में। मानव का जो वास्तविक जो संबंध है उसका प्रयोजन क्या है, किसी व्यवस्था के अर्थ में सारे संबंध हैं, है ना। उस व्यवस्था को समझना, उस व्यवस्था में संबंध है इसको समझना,
उसकी पूरकताओं को समझना, ये मान्यतापूर्ण आचरण का ध्रुव बिंदु है। ये यदि हमको स्पष्ट होता है तो आगे जाके मान्यतापूर्ण आचरण पर बात कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ कि मानव संबंध है, मानव संबंध का प्रयोजन पूरक होना है, और मानवीय पूरकता सभी आयाम में हम पूरक होना चाहते हैं। मैं भौतिक विधि से भी पूरक होना चाहता हूँ, व्यवहारिक विधि से भी पूरक होना चाहता हूँ, ठीक है, भौतिक विधि से भी पूरक होना चाहता हूँ जीते समय। तो ये सारी पूरकताएं बनी हुई हैं। तो इस अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में सभी मानव जुड़े हैं, भले ही आज नहीं बना हो, लेकिन फाइनली आदमी इतना ही चाहता है। जैसे इस धरती पर प्रत्येक मानव में समाधान, समृद्धि, अभय, सह स्थिति पूरा होता है, और धरती पर यदि अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो जाता है, इससे अधिक हमारी क्या चाहत हो सकती है? इससे अधिक और क्या बचेगा अब, है ना। प्रोक्योर करने के लिए, अक्वायर करने के लिए क्या बचता है, क्या लगता है? कुछ बचता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता ही है, वो तो अभी अभी हमने सिद्ध किया। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु। मतलब मैक्सिमम एक आदमी का जो कल्पना हो सकता है वो तृप्त हो, इससे अधिक हमारे पास कोई है ही नहीं कल्पना। प्रत्येक मानव में समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व हो जाए, प्रत्येक परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज में अभय हो जाए, प्रगति के साथ सह अस्तित्व है ना। ये तो परिचय शिविर में ही किया था, याद है? नहीं है कि हुआ था, नहीं हुआ था? प्रत्येक मानव में, फिर परिवार में, मतलब मेरे में भी हो और समाज, इस समाज में अभय हो के मतलब नहीं कि मेरे में भय रहेगा और समाज में भय रहेगा ना। एक व्यक्ति में चारों हो जाएगा, फिर वो समाज में दिखेगा, और संपूर्णता के साथ सहस्तित्व यदि होता है और उसके अनुकूल अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था होता है, ये स्वर्ग है मानव के लिए। यही स्वर्ग, इससे अधिक कुछ सोच ही नहीं सकता आदमी, ना कुछ चाह सकता है, ठीक है। तो जितना भी अभी हम कर रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, चांद से मट्टी लेके वापस आ रहे हैं, मट्टी लेकर आया ना, अभी आएगा, वो भेज दिया उसने। नासा का कोई चीज़ दूसरी जगह से मट्टी लेकर आया, तो पैराशूट से गिरा अभी 10 दिन पहले टेक्सास में। तो ये जितनी चीज़ें हैं, इसको यदि देखेंगे तो मानवीय व्यवस्था के अनुरूप मेरा आचरण रहे। आचरण क्यों है? क्योंकि संबंध है। संबंध है, मैं कैसे रहना चाहता हूँ, पूरक होकर रहना चाहता हूँ। उस संबंध का प्रयोजन क्या है? सामने वाला व्यक्ति भी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व चाहता है, सुख शांति संतोष चाहता है, मैं भी सुख शांति संतोष चाहता हूँ। तो मैं कैसे रहूँ जिससे मेरा सुख शांति संतोष या समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व सुनिश्चित हो, और सामने वाले का भी सह अस्तित्व सुनिश्चित। ये मानवीय आचरण का बेस होता है। तो अब तक जो बात हुई, इस पर कोई क्वेरी है तो बताइए, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी बताइए। ऑब्जेक्शन भी हो सकता है और एनक्वायरी भी हो सकता है। विनिमय का मतलब क्या? विनिमय का मतलब ट्रेड, आज की भाषा में ट्रेड, एक्सचेंज, पर ट्रेडिंग। विनिमय कोश आएगा, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग कोश, स्टोरेज। बैंक इज बेसिकली स्टोरेज। अभी बैंक पैसा स्टोर करता है, अभी पैसा बिना कंप्यूटर स्टोर करता है, कंप्यूटर के अंदर पैसा है। कैश तो कोई स्टोर ही नहीं कर रहा है। बैंक थोड़ी कैश रखा, बहुत कम रखा था, बाकी तो कंप्यूटर स्टोर कर रहा है, कंप्यूटर में नंबर है। सोचिए क्या होगा, दुनिया के सारे बैंक के कंप्यूटर उड़ गए तो गेम खत्म है।
पॉसिबल है, अभी तो कुछ भी हो सकता है। गेम खत्म। मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे कंप्यूटर उड़ गए, बहुत मुश्किल है। हाउ विल यू गेट बैक? इम्पॉसिबल। बैंक में जो पैसा है एक वादा है, सब प्रॉमिस कि इतना मिलेगा आपको, वो पैसा नहीं है, पैसा देने का वादा है। नोट पे भी लिखा रहता है, नोट पे भी वस्तु नहीं है ना, नोट इज बेसिकली अ प्रॉमिस। उसमें लिखा रहता है, आरबीआई गवर्नर क्या लिखा है उस पर, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज़। तो ये नोट लेकर आएगा तो 10 रुपये का इक्विवेलेंट कुछ भी वस्तु मैं तुमको दे दूंगा, या उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू उसको मैं बना के रखूँगा। जब चाहिए उस वादा को वापस ले सकते हैं। अभी 2000 का नोट अक्टूबर 7 तक किसी के पास बचा है? 7 अक्टूबर तक है, 7 अक्टूबर तक उन्होंने एक्सटेंड किया। अजीब सा कलर था 2000 नोट का ना, पिंक कलर। Why would you have a pink color note? मतलब for some reason लड़कियों को पिंक पसंद ज़्यादा है। हमारी बेटी और वो सब जो वो खिलौना वो पिंक ही लेते, पता नहीं क्यों। ये मेरा कुर्ता पिंक कलर का एक लड़की के लिए लिया गया था, पता है। ये मेरी जो पत्नी है, ये वर्धा में मेरा farmer.com बोल के कोई दुकान है जो हैंडमेड खादी से स्पिन करता है। ये वर्धा से आता है, पुणे में है मेरा farmer.com। तो ये वर्धा से कपड़ा, उसकी कज़न है जो बॉस्टन में रहती है, उसके लिए उसने कपड़ा खरीदा कुर्ता के लिए। वो कज़न को जब वो दी, बेंगलोर आई थी, तो उसने बोला ये खादी का है, इसको बार बार मुझे आयरन करना पड़ेगा, मेरे पास इस्त्री करने को टाइम नहीं है। तो मेरी पत्नी बोली इसका क्या करे, मेरे को बोली तो कुर्ता बना ले। तो मैंने वो लड़की के कलर का 3 कुर्ता बनवा लिया। ये 3 दिन से एक बना, आजकल पता नहीं परसों कोई ग्रीन था, एक कुछ तो अजीब सा कलर है, ऐसे चॉकलेट बूमर एक बबल गम आता है उसका कलर है। मेरी बेटी यात्रा में बूमर की बबल गम खाती, अलाउड है उसको, तब गंदा स्मेल आता है उसको, कॉफ सिरप जैसा। मैं भी खाया हूँ बचपन में बूमर, मतलब चबाता है, तो उसका कलर है, बूमर बबल गम का कलर है। शादी में पिंक सूट कोई नहीं पहनता ना, काला ही पहनते हैं। Nobody wears a pink suit, you know. संपर्क और संबंध में आएंगे, बट पहले अभी तक संपर्क और संबंध में अंतर क्या है? सभी मानवों के साथ संबंध है, पहले एक फिक्स करना है ना। फिर कुछ मानवों के साथ प्रतिदिन उठना बैठना है, तो उसमें अपेक्षाएं पूर्व निर्धारित हैं, वो संबंध है ना। तो वो फिर संबंध का सबसेट हो गया, एक संपर्क और एक संबंध। सभी मानवों के साथ संबंध है, संबंध है होने के रूप में सभी मानवों के साथ। जैसे अस्तित्व के साथ संबंध है, तभी तो मैं सोचता हूँ कि अस्तित्व क्या है। संबंध ही नहीं होता तो आई वुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट, क्या फर्क पड़ता है अस्तित्व है नहीं है। संबंध है तभी तो नाक रगड़ना पड़ता है ना। हमारे गुरु जी बोलते थे झक मारना पड़ता है। तो संबंध है। फिर समाज में लोगों के साथ संपर्क है, जिसमें अपेक्षाएं पूर्व निश्चित नहीं है। कुछ बेसिक अपेक्षाएं, जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हमारा बेसिक अपेक्षा क्या है? आप बस में जा रहे हो, यहाँ से मेरे को नागपुर जाना है परसों, मेरा बेसिक अपेक्षा क्या है उसमें कि जो भी उस बस में रहे वो अपने नियंत्रण में रहे, मतलब स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और जीने देना जीना में रहे। ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है। भैया तेरा सामान तेरा, मेरा सामान मेरा, तेरा सीट तेरा, मेरा सीट मेरा, तेरा जेब तेरा, मेरा जेब मेरा, है ना। एक फिर स्त्रियों का प्रोटेक्शन, यदि वैवाहिक होकर जा रहे तो शांति से रहो, तुम अपने जगह रहो, तुम अपने पत्नी के साथ रहो, मैं अपने पत्नी के साथ रहूँ। और जीने देना जीना, वो अपने डेस्टिनेशन जा रहे हैं। भाई साहब आपको पता है आप क्यों जी रहे हैं, ये जरूरत नहीं है। बस में नोबडी एक्सपेक्ट्स इट, यार मेरे को पता नहीं इसीलिए मैं जा रहा हूँ, है ना। तो
वो समावेश है। बस में पकड़ के किसी को बोलना जीवन होता है, जागृत हो जाओ, जीवन जैसे कर ले तो समृद्ध हो जाएगा। वो बोलेगा मैं नीति का जाऊन बसतो तुम्ही इथंच बसा। वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। Nobody wants ज्ञान. He's going to Nagpur. He's not going for ज्ञान है ना। मैं जब पहले ट्रेन से जाता था तो ये दर्शन का बुक पढ़ता था। When I was going to अमरकंटक या कभी कहीं भी है ना, तो लोग पूछते थे ये क्या है, तू पढ़ रहा है ना, तो मैं बोलता था। वो फिर 4-5 घंटा खा लेगा आपका, ये पूछेगा, वो भी अपना सुनाएगा। उसके बाद भी कोई दर्शन है वो बताता है, हमारा भी दर्शन सब बताता। मेरा फ़ोन नंबर लेता था, एक आदमी फ़ोन नहीं करता था उसके बाद। ये 6 बार हुआ। उसके बाद मैं क्या किया, न्यूज़पेपर का कवर डाल दिया। वो उसमें वाइट कवर भी नहीं डाला। वाइट कवर डालने से उनको लगता है कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। पुराना न्यूज़पेपर का कवर डालो, कोई नहीं पूछता क्या पढ़ रहे हैं। वो शांति से अपना दर्शन को लेकर रहे, मैं शांति से अपना पढ़ता था। मेरे को तेरे से बात ही नहीं करना, तू जा मैं भी जा रहा हूँ। वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं 4-5 बार करके देखा, कुछ भी नहीं निकलता, कोई भी फ़ोन नहीं करता, नोबडी कॉल्स बैक, सब भूल जाते। उसका नाम है बिहार। बिहार क्या है, गप मारना। ट्रेन में जो बोलते हैं ना, मोदी साहब को ये करना था, ये नहीं करना था, उसको कोई मतलब नहीं ये लोग क्या बोल रहे, बोलना है बस। ये बिहार है, बक बक कर आदमी बोल के खुश होता है बस। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो संपर्क के क्षेत्र में मिनिमम एक्सपेक्टेशन इतना है। जैसे आपके पड़ोसी से आपका क्या एक्सपेक्टेशन इतना ही है, तो पूर्व निश्चित नहीं है। केवल इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप सामाजिक नियम में जियो। लेकिन जो प्रतिदिन जिनके साथ जीते हैं, है ना, जैसे आपका एक बच्चा है, एक माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है, इनके साथ अपेक्षा पूर्व निश्चित है। जैसे मेरी पत्नी का अपेक्षा तो है ही कि मैं इधर आया तो फ़ोन तो करके बोलो कि तू पहुँच गया। मैं बस से आ रहा था तो मेरे पिताजी थोड़े हार्ट पेशेंट भी हैं, थोड़े मतलब अच्छे हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको थोड़ा सा हुआ था। तो मैं सवेरे जैसे बस यवतमाल बस स्टैंड टच हुआ और मैं बस से उतरा, मैंने मैसेज डाला, मैं उतर गया बस से। तो उनका मैसेज है 1 घंटे बाद, मेरे को चिंता था, चला था बस जर्नी के कारण। तो ये अपेक्षा है ना। मेरे फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट हैं उनका कोई अपेक्षा नहीं है मैं उनको फ़ोन करके बोलूँ कि मैं यवतमाल पहुँच गया। 1000 लोगों का कॉन्टैक्ट है ना। सो दैट संपर्क एंड संबंध। लेकिन संबंध तो है तभी तो कॉन्टैक्ट लिस्ट है फ़ोन पे। तो ये संपर्क के क्षेत्र में आ गया। ठीक है, संपर्क कई बार थोड़ा लंबा चल जाता है। जैसे आप मेरे बीच संपर्क अभी 4 दिन का है, उसमें कुछ बेसिक अपेक्षा हो जाती है कि भाई जैसे आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं ये विश्वास करूं कि आप चालाकी नहीं कर रहे, है ना। आपका क्वेश्चन वैलिड है, आपके लिए वैलिड है। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, आपका पोजीशन, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है ना। तो उसका सम्मान भी रहे, बाकी रहे नहीं रहे, है ना, थोड़ा सा स्नेह भी रहे, बेसिक सम्मान रहे, उसका उल्लंघन ना करूं। आपका भी अपेक्षा है कि मैं उसको दुरुपयोग ना करूं। आपने बहुत सम्मान दिया, फिर मैं बैठ के बोला चलो अभी पैर दबाओ, सम्मान तो देती है ना। ये सब बोलने से लोग तालियां बजाते हैं, सम्मान देते हैं, कोई फूल दे देता है, कोई शॉल दे देता है। वो तो शॉल भी वो 250 वाला ही देते हैं, जो प्योर वूल वाला मिलता नहीं है ना। आज तक एक ही बार मिला है मेरे को, 4-5 बार शॉल मिला, बट वो वही शॉल है जो घूमता है। मतलब मैंने आपको दे दो, इनको दे, वो घूमता 300 वाला शॉल और नारियल 2-3 बार मिला है। लेकिन मैं उसको दुरुपयोग करूँ कि अभी आप मेरा कपड़ा प्रेस करके दो, थोड़ा पैर दबा दो, ये अपेक्षा नहीं है। फिर भी उसके लिए भी ग्राहक मिल जाते हैं, है ना। आदमी तो बड़े लोग सिंपल हैं। संपर्क संबंध में देखिए, अपेक्षा तो सारे संबंधों में यही अपेक्षा है, लेकिन संपर्क में स्पेसिफिकली जो अपेक्षाएं हैं वो लिमिटेड है। समय है, सारा मिलके मानव संबंध के तहत है, लेकिन ये जो माता पिता और ये सब संबंधों को हम देखेंगे, ये प्रतिदिन के संबंध है। जैसे अभी हमारा जो संपर्क है ये कल तक है, परसों के बाद आप मुझे फ़ोन करें, मैक्सिमम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, मैं नंबर दूंगा लेकिन कोई नहीं करता है, आज तक कोई नहीं किया, बहुत रेयर है। एक आधा क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं लोग कोई। लेकिन जिनके साथ मैं प्रतिदिन जी रहा हूँ, जैसे मेरी बेटी है भाई,
उसके शादी तक तो मुझे बने रहना है उसके साथ। उसके बाद कोई और ले लेगा जिम्मेदारी। कोई विवाह का मतलब इतना ही है, ट्रांसफर ऑफ, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमारे ससुर हैं, अब मैं जॉब, उनको पता था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ विवाह के पहले। मेरी जो पत्नी है वो जब अपने पिताजी को बोली कि मेरे को एक लड़का, वो मना कर दी। फिर एक दिन बोली ठीक है एक लड़का है वो, तो उसके पिताजी खुश हुए। फिर वो बोली कि वो बोल रहा है कि साल भर में जॉब छोड़ देगा। तो पिताजी बोले एक बार मिलना पड़ेगा। तो आप लोग गए मिलने के लिए। वो एक कहानी है, कभी बताऊँ मैं। लेकिन उसके बाद आज तक मेरा 15, मैं डेट भूल जाता हूँ, 15 दिसंबर ही है शायद, 15 दिसंबर 2008 को विवाह हुआ। आज तक वो मेरे ससुर एक भी बात नहीं पूछा तेरा खर्चा कैसा चल रहा है। पूरा वाइप आउट, वॉश आउट कर दिया। मतलब वो लड़की आई तो नमस्ते करके अपना बैठ गई। ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व है ना, तभी तू झेल, नहीं ना, कुछ चाहिए तो बोल, ये ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन तब तक तो बने रहना पड़ता है। और डिजास्टर हो गया तो फिर से उनका नंबर लगेगा। यदि मैं बोला कंगाल हो गया, अभी तुम भी देखो, तो उनको अभी दोनों को झेलना पड़ेगा। पहले एक को झेलना था। ये संबंध झेलना पड़ता है, जिम्मेदारी। संबंध का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, दायित्व तो होना। संबंध का मतलब रोजमर्रे के संबंध है ना। सर्व मानव के प्रति हमारा दायित्व नहीं है उनको जागृत करना, ये कोई हमारा दायित्व नहीं। वो उनको चाहिए तो आएगा वो खुद ही। ठीक है, तो ओवरऑल जो पोजिशनिंग है मानव के साथ वो संबंध है। संबंध पूरकता के अर्थ में है। मैं प्रत्येक मानव के साथ पूरक होना चाहता हूँ। जिनके साथ संपर्क है, जो कांटेक्ट है, संपर्क का मतलब कांटेक्ट है ना। मैं बस से जा रहा, आपसे कांटेक्ट हो गया, फिर कभी नहीं मिलूंगा। फिर हो सकता है, अभी दुकानदार है, अभी 3 साल से मुझे पूना में देख रहा, तो एक कांटेक्ट हो गया। उनके साथ बेसिक सम्मान विश्वास थोड़ा सा होके हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन जिनके साथ जीते हैं उनके साथ फिर स्नेह, ममता, सारी चीज़ें फिर लागू होती है। जिम्मेदारी लागू होती है, दायित्व लागू होता है। ये सब ये पूरकता तो हर संबंध में, पूरकता हर संबंध में निभा रहे हैं। केवल संपर्क में भी पूरकता निभा रहे हैं। संपर्क में पूरक इतना ही है कि बेसिक मिनिमम इतना बाउंड्री में रहे, ये पूरकता है। इससे अधिक ऐच्छिक है। बेसिकली यू डोंट कॉज ए न्यूसेंस इन संपर्क, इतना ही है। संपर्क में जो पूरकता है वो स्वनियंत्रण है। ये जो फर्स्ट में लिखा है स्वनियंत्रण, सभी मानव के साथ या सभी के साथ, ये भी मानव ही नहीं, सभी के साथ। जैसे प्राकृतिक नियम है सभी पेड़ पौधों के साथ, बौद्धिक नियम खुद के ही साथ, सामाजिक नियम समाज में, मानव के साथ, मानव जाति के साथ, यही पूरक है। मानव जाति के साथ मेरा इतना ही पूरकता है कि मैं स्वतंत्र, स्वनाली, स्वपूर्ण, दयापूर्ण, कार्यवाह पूरक जीव, मिनिमम इतना है। पर उनके जैसे कोई संपर्क में आया और उन्होंने कुछ इच्छा बोली और हम उसके पूरक, फिर वो कैसे डिसाइड करें कि अगर वो इच्छा वैलिड होना चाहिए ना। वैलिडिटी कैसे? वैलिड का मतलब मानव लक्ष्य से जुड़ता हुआ रहना चाहिए। पूरकता मानव लक्ष्य से है ना। तो कोई मेरे संपर्क में आया और उसका कोई भी अब एग्जाम्पल लेंगे ना, जैसे कोई संपर्क में आता है, बोलता है मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, आप भी आ जाओ। ऐसे मान लो इधर ही है, कोई बोलता एक 4 दिन बाद मेरी बेटी का विवाह है, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, आप रुक के आ। मान लो इधर से कोई बोलता है, ये मेरे स्वेच्छा पर है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। उनको तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन मेरा पहले से कोई कंडीशन होगा, मेरा कोई बाध्यता नहीं है जाना। यदि सुलभता से हो जाता है तो ठीक है। लेकिन मैं राहुल को 10 साल से जानता हूँ, उनके बहन का विवाह है, मैं बाई चांस यवतमाल आ गया, एक दिन पोस्टपोन करना है, तो फिर अलग, वो भी संपर्क की है लेकिन और निकट है। पर अब फिर संपर्क के बहुत सारे लेयर्स हैं। कुछ लोगों के साथ टच एंड लीव, टच एंड फॉर सम डेज, रेगुलर टच है ना, फिर बहुत ही डेली टच। ऐसे हमारी अपेक्षा भी उसके अनुसार होती है और पूरकता का रेंज उसके अनुसार होता है। एक दूसरा जो डिमांड है वो वैलिड होना चाहिए उस संबंध में।
परमिसिबल डिमांड होना चाहिए ना। वो न्याय धर्म, वो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से पता चलेगा। यदि उसका प्रिय दृष्टि है तो वो हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे जाए। वो मेरा दोस्त आके बोलता है चल जाके उसको कुटाई करते हैं, अभी उसका पूरकता है कि मैं उसका बात मानूं। दोस्ती में यदि उभय तृप्ति चाहिए तो उसका मानूं, लेकिन कुटाई करूँ इसका मतलब वहाँ पर तो वो रिक्वेस्ट ही इनवैलिड है। और ऐसे भी है जैसे अभी संपर्क वर्सेस संबंध, अभी संबंध में कुछ एक्सपेक्टेशन है और संपर्क से कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर मैं संपर्क का पूरक होने जाऊँ तो मेरे संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो वो कैसे एवेल्यूएट करेंगे? वो या तो फिर हमारे अंदर ही कंफ्यूजन है, या जो दो जहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है दोनों में से कंफ्यूजन है, दोनों में एक में है या दोनों में कंफ्यूजन है। ये जितना अपन बात कर रहे हैं न्याय धर्म सत्य दृष्टि, मतलब जागृत इच्छा, ये जागृति का चित्र है ना। ये जो अपन ये जो यहाँ लिखा है, आपको याद है इधर न्याय धर्म सत्य दृष्टि लिखा था, है ना। अभी इसमें न्याय धर्म सत्य कहाँ आएगा देखिए, जब लंच टाइम हो जाएगा बताइए। वो यूजुअली राहुल बताते हैं, राहुल नहीं झालंय का अजून वेळ आहे 15 मिनटं अजून आहे। हे बघा, हे जे आहे हे सत्य है, ओके। यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है संबंध है, मानवीय व्यवस्था है ना, अप टू हियर या हियर, ये क्या है? धर्म। देखिए सत्य में अस्तित्व और जीवन दोनों आ रहा है, धर्म में भी अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो तो है ही, तो सत्य और धर्म जुड़ा है। बोलते समय हम अलग अलग बोलते हैं, और धर्म में मानव का समाधान है ना, सुखी धर्म है, मानव समाधान होना चाहता है, समाधान समृद्धि अगर ये पूरा धर्म, ये जो है ये नियम, और ये जो है पूरा जो लिखा है ये क्या है? न्याय। तो न्याय हम तब कहेंगे जब दोनों पार्टीज का जो अपेक्षा है, मूल में समझ, उसकी दृष्टि, मतलब मूल की जो समझ, उसकी दृष्टि और उसकी अपेक्षा, वो अस्तित्व सहज, मानव सहज होना चाहिए। असहज यदि कोई डिमांड है तो वो फिर उभय तृप्ति नहीं है। वो तो अभी जो चल रहा है उसको राजी गाजी बोलते हैं, अभी जो चल रहा है मिक्स मैच है ना। बता तो दिया आपको, ये मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, मैं आपको आके बोलता हूँ चलो उसको जाके तंग करते हैं, ये कोई वो रिक्वेस्ट ही फ्रॉड है। उसमें अभी जो चलता है वही चलता है। आपका मन यदि होता, आपको भी वो पसंद नहीं, आपको मूड आ गया तो आप गए उसको बोलने के लिए, आपको अच्छा नहीं लगा आप बोलते नहीं, फिर वो भी नाराज होगा, आप भी परेशान होंगे। अभी तो यही होता है। तो प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट में वो डिसाइड होगा। कई बार जब हम करने, एक्चुअली क्या है, ये जो चर्चा है उसमें ये है कि भाई मेरे पास भी सही दृष्टि है, आपके साथ भी सही दृष्टि है, तभी पूरकता है। वो नहीं होता है ना, अगर मेरी दृष्टि न्याय करने के सामने वाले से पूरकता के अर्थ में, पर उसका जो डिमांड है वो अगर वैलिड नहीं है अस्तित्व के अर्थ में, मतलब अगर मानव सहज, हाँ मानव सहज नहीं है तो, और वो उसका नाम है झेलना, तब झेलना पड़ेगा, उस संबंध को झेलना पड़ता है। तो ये जो हम आगे वो रूप गुण के आधार पर है, जो ऐसे इरैशनल डिमांड है ना, यदि इसको हम रैशनल बोलेंगे तो उसको इरैशनल बोलेंगे, या इसको अस्तित्व सहज बोलेंगे तो वो असहज डिमांड है। तो जो असहज डिमांड है वो वस्तु स्थिति सत्य बोलते हैं। ये शब्द आपको आगे आएगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिखता हूँ। ये शायद हम बात किए थे, और वो डिमांड है वो प्रियहित लाभ न्यायधर्म सत्य के इससे इवैल्यूएट करेंगे, है ना।
इसीलिए अस्तित्व दर्शन और जीवन के साथ ही फिर आचरण स्पष्ट होता है। नहीं तो हम केवल मूल्यों पर बात करेंगे ना, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वो ऐसे ही है, वो जो संडे कपालभाति जैसा है, थोड़ी दिन इट विल वर्क बट इट इज लिमिटेड। कर सकते हैं, वी कैन टॉक ऑन माता पिता संबंध दिस दैट, बट इट्स लाइक वीकेंड ब्रीदिंग है, और मंडे को इफेक्ट नहीं रहेगा, इट विल बी टिल संडे। जितने भी लोगों ने जैसे मेडिटेटिव एक्सरसाइज, सम ऑफ देम, नॉट मेनी, ऐसे लोग विपश्यना भी करते हैं, सो दिस जो रिजल्ट है वो लास्ट नहीं होता है, कीप रिपीटिंग। तो सी ये दो नए शब्द हैं, इसको एक बार देख लीजिए गौर से, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य। और एक शब्द है उसका नाम है स्थिति सत्य। स्थिति सत्य क्या है? व्यापक सत्ता में संप्रत, मतलब डूबा भीगा गिरा जड़ चैतन्य प्रकृति। ओके, तो सत्य के बेसिस पे जब परिभाषित किया है तो इसको वस्तु स्थिति सत्य, इसको वस्तुगत सत्य, और इसको वस्तु स्थिति सत्य, इसको स्थिति सत्य, इसको वस्तुगत, इसको वस्तु स्थिति सत्य का है। वस्तुगत सत्य का मतलब है स्वभाव धर्म प्लस रूप गुण, है ना, चारों मिला के वस्तु, मतलब यहाँ तक जाएगा ये वस्तुगत सत्य। स्थिति सत्य का मतलब रियलिटी, ट्रुथ के अलग अलग जो आयाम है जो ज्ञात होते हैं। रूट में क्या है? स्थिति सत्य। सत्ता में मतलब ऐसा लगता है कि स्टेबल है, कुछ नहीं हो रहा है ना, नो चेंज, दिस इज चेंजलेस, ऑलवेज लाइक दिस, हमेशा ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है और हर समय ऐसे ही रहेगा, ये फिक्स्ड है। ओके, उसमें जो इकाइयाँ हैं उनमें रूप गुण स्वभाव धर्म, इसमें क्या है? इकाई प्लस व्यापक। वैसे यदि आप लिखना चाहते हैं तो वस्तु स्थिति सत्य में क्या आएगा? व्यापक प्लस इकाई। रूप गुण स्वभाव धर्म में क्या है? केवल इकाई, है ना, जड़ भी चैतन्य भी। ओके, तो अभी जो आप कह रहे थे वो स्पेसिफिकली मानव संबंध के लिए, तो मानव इकाई, मानव इकाई में न्याय धर्म सत्य के दृष्टि के प्रयोग से हम स्वभाव धर्म को समझ लेते हैं, है ना। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है, संबंध क्या है, ठीक है ना, स्वनियंत्रण क्या है, मूल्य क्या है, अपेक्षा क्या है, ये स्थिर हो जाता है। जो सामने वाला व्यक्ति है, जब हम बिहेव करेंगे, जब इंटरैक्ट करते हैं, वो रूप गुण सहित ही इंटरैक्ट करते हैं। ये सिचुएशन है, ये हमारा, इसको ना वेदांतिक टर्मिनोलॉजी में व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। दर्शन में नहीं लिखा है बट इट मे हेल्प यू। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लाइफ, ये हमारे अंदर स्थिति के रूप में है और ये मेरी गति है। रूप गुण स्वभाव धर्म संयुक्त रूप में मैं समझ लेता हूँ। मनुष्य के नियम, जीने के नियम, ये जितना बोर्ड पे लिखा है ना, और ये रूप गुण सहित मेरा जीना है। तो अभी आप जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? मैं हूँ और सामने वाला व्यक्ति है, मेरे में स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति VSS है ना, लेट अस से VSS, वस्तुगत सत्य VG। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? उसको गत सत्य स्थिति सत्य आएंगे अभी तो पहली बार सुन रहे हैं, मैं 13 साल से सुन रहा हूँ। ये देखिए, अब आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें 2 लोग है ना, मान लीजिए 3 लोग, आपने कहा ये संपर्क है, ये संबंध है ना, और ये मैं, मेरे में तीनों चीज़ों का मान लेते हैं क्लैरिटी है। क्लैरिटी, अब वो बोध है, भास है, आभास है, उसको छोड़ देते हैं। स्थिति सत्य क्या है मुझे पता है, सत्ता में संपर्क प्रकृति है, मेरे जानकारी में है फॉर नाउ, है ना।
वस्तुगत सत्य का मैं अध्ययन करके बैठा हूँ। रूप गुण स्वभाव धर्म न्याय धर्म सत्य क्या है, और न्याय धर्म सत्य के मूल में मेरे आचरण के इतना सारा नियम, ये पूरा चित्र मेरे अंदर है। और मेरी कोई वस्तु स्थिति है, मतलब मैं जितना जानता हूँ उसके अनुसार मेरा गुणों में चेंज। वस्तु स्थिति का मतलब क्या है, रूप में तो कोई चेंज नहीं होगा, हमने न्याय को समझ लिया, रूप में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, गुणों में बदलेंगे। वी आर गोइंग टू चेंज क्वालिटी वाइज, नो, हमारा शरीर थोड़ी बदलने वाला है, बॉडी से जो एक्शन है वो बदलेंगे। जैसे पहले गुस्सा अधिक होता था तो गुस्सा कम होगा तो एक्शन कम होगा, या कुटाई करते थे तो कभी नहीं करेंगे या संडे संडे करेंगे, कुछ तो कम होगा, है ना। कानपुर में हमारे एक वो पहचान के हैं, वो वहाँ के लोकल डॉन थे, वो परिचय शिविर किया, फिर वो पहले 12 बंदूक थे, 2 में आ गए, है ना, फिर भी 2 रखा बैकअप के लिए, है ना, और ऑर्गेनिक खेती चालू किया। बंदूक अभी भी रखते, बीच बीच में ऑयल करते, 6 महीने में एक बार, उधर लगता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है कानपुर में, पता है, पिस्टल बनता है, बहुत ही हार्ड है, मैंने उसको प्रेस करने का कोशिश किया, वो दबता ही नहीं भाई, है, हाँ, कट्टा नहीं, दिस वाज मेड फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, प्रॉपर रिवॉल्वर है। यू सीम टू नो लॉट अबाउट कट्टा एंड गन्स। No, my sister-in-law is from Kanpur. So Kanpur, अच्छा, oh, then I can exchange notes with her on my Kanpur experience. कानपुर एक सिटी नहीं है, एक फिनोमिनन है ना? तो गुणों में परिवर्तन होना, वस्तु स्थिति सत्य, ये तो व्यवहार में आता नहीं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है ना। व्यापक वस्तु में संप्रक जड़ चैतन्य प्रकृति, ये ज्ञान प्लस विवेक है, ओके, ये व्यवहार विज्ञान है। प्रोसीजर, ठीक, प्रोसीजरल नॉलेज, क्या करना है नहीं करना है, रूप गुण किस तरह। अब मेरे अंदर जो मेरा वस्तु स्थिति है, ये वस्तुगत सत्य, मतलब न्याय धर्म सत्य, NDS के अनुसार मान लेते हैं, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। सामने वाले में स्थिति सत्य का ज्ञान नहीं है, वस्तुगत सत्य की अध्ययन नहीं है, है ना, और वस्तु स्थिति जो है उसका मतलब उसका जो गुण है, जो डिमांड है, वो प्रिय अप्रिय में है, अच्छा लगना बुरा लगने वाले में है, बराबर। अब मुझे इसके साथ में पूरकता कैसे करूं, बेस ही अलग है ना। तो जहां तक इनका जो प्रिय अप्रिय है ये परमिसिबल लिमिट के अंदर होता है तो उसको पूरा कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं परस्परता को झेलना। कई बार हमारे किसी लक्ष्य या परमिसिबल लिमिट के बाहर चले जाता है तो उससे बचना पड़ेगा। बहुत निकट संबंध है तो बचना भी मुश्किल है, दूर का है तो सीधा मना कर सकते हैं। बहुत निकट के संबंध हैं और बहुत यदि इम्पैक्ट नहीं होता है तो कर सकते हैं। जैसे अब मेरे घर में मेरी माँ बोलते थे मंदिर आओ तो मैं चले जाता हूँ, क्या जाने वाला 15-20 मिनट जाना है। यदि बोलते नहीं तो मंदिर में ही बैठे रहे तो फिर मैं नमस्ते कर लेता हूँ, उतना तृप्ति नहीं कर सकता। वो चांस मारते बीच बीच में। एक बार गया तो बोले काम करना, उनको ना वॉलंटियर्स का कमी है, खाना देने के लिए 3 घंटा काम तू भी वॉलंटियरिंग करते हो, अच्छा लगेगा सेवा करके। तो मेरे सामने कोई ना कोई काम रहता है, ये पढ़ने का लिखने का। मैं बोला नहीं, मुझे उतना सेवा नहीं, उतना नहीं चाहिए भाव, अभी जितना मिला उतना पर्याप्त। तो उसके उस वाले पार्ट को मैं तृप्त नहीं कर पाऊँगा, उसका प्रिय वाला है तो उतने में। लेकिन कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, अभी मेरी बेटी है ना, तो बबलगम पूछती बूमर, जैसे ही हम गाड़ी में बैठते बोलते बूमर लो, लॉन्ग ड्राइव है कि शॉर्ट ड्राइव है पहले पूछेगी, क्योंकि कंडीशन क्या है, लॉन्ग ड्राइव में बूमर मिलेगा, ठीक। तो मैं बोलता हूँ लॉन्ग ड्राइव मतलब बूमर लाओ, ठीक है, प्रिय है उसका उतना दे दिया पर, लेकिन उसमें क्या है, उसका हित खराब ना हो। फाइनली उसका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाए। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसको अलाउड नहीं है देखने का, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। उसके स्कूल में भी अलाउड नहीं है ना, रखते ही नहीं है।
वो खाना ही नहीं खाती थी बचपन से। उसके पास खाना लेके जाओ मुँह ऐसा बंद करती थी, मुँह खोल लेना था ऐसा कर, पता नहीं बच्चा 2 साल तक खाना ही नहीं, मुँह ही नहीं खोलता था ना। आप क्या करेंगे, खोल तो नहीं सकते कटिंग प्लेयर, कुछ नहीं जाता है। तो हम लोग थोड़ा वीडियो दिखा के उसको खिलाते थे। फिर उसका रूल बना है कि जंगल में लोग बैम्बू का घर बनाने, एक वीडियो रहता है बैम्बू, वो देखना अलग। और एक मदर्स को पता होगा, डायना रोमा बोल के कोई एक वीडियो है, जो कोई रशियन एक लड़का और लड़की का, उसमें थोड़ा सा वो शैतानी भी करते हैं। वो लड़की फिगर, उसको सबसे पसंद क्या है, वो लड़की प्रिंसेस बन रही है खुद, है ना। तो मैंने बोला देख तू प्रिंसेस नहीं है, तेरे को प्रिंस भी नहीं मिलेगा, है ना, ये सब कहीं दूसरा ही लेके जाएगा। तो लेकिन उसके लिए सबसे आनंद जो है उसके लिए वो है, वो देखना डायना रोमा। तो डायना रोमा देखने के लिए कंडीशन है 104 का टेम्परेचर चाहिए, मतलब वो बीमार पड़ गई और 104 में बहुत मुश्किल है। तो पूछते रहेगी जब पापा टेम्परेचर कितना, देखो ना, बोला बेटा अभी 103 हुआ है। तो 102 के ऊपर उसको बैम्बू का वीडियो अलाउड है, 104 तक उसको डायना रोमा, जैसे 103 आता मैं बंद कर लेता हूँ। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा अलाउंस है। और जब तक ये प्रिय हमारे किसी कोर बिलीफ, न्याय धर्म सत्य का, या हमारा देखो बिलीफ क्या, अभी तो परस्यूट है, उसको नहीं रोक रहा है, तब तक इट इज़ फाइन। तो ये जो ब्रॉड रूल्स है, इसको आपको फिर प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। कई बार आपको स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं होने वाला है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मेरा मन करता है कि मैं और मेरी पत्नी रोज 3:30 बजे उठ के अध्ययन करें, ठीक है ना। वो बोलती नहीं, मैं 5:30 बजे तक मेरे को सोना है। तो ठीक है, उस इच्छा को छोड़ दिया क्या बना देता है, नहीं पूरा नहीं होने वाला है, इसे करना पड़ेगा। जैसे अभी इसमें एग्जांपल है कि जैसे 2 लोगों के पास ये वस्तु सत्य, स्थिति सत्य, ये वाले सब है, और एक तीसरा है जिसके साथ आप संबंधी हो, क्लोज रिलेशंस, पर वो जो है वो मतलब जैसे वो अध्ययन वाला बंदा है, मतलब जो तीसरा बंदा है अध्ययन कर रहा है आपके साथ, तो आप दोनों को सपोज अध्ययन करना है, पर वो आपके संबंधी को प्रॉब्लम कर रहा है जो आपके रिलेशन में, मतलब कोई इच्छा विपरीत हो जाता है, उनको लगता है तुम इसको मत पढ़ो या दूसरे ग्रंथ को पढ़ो, वही है, वो पता है ना, उसके उठने के पहले उठ के करना पड़ेगा। दोनों वो जब सोया रहता है निद्रा में, है ना, तब दोनों जल्दी उठ जाओ। वो 6 बजे उठता है तो 4 बजे उठता है, 4 बजे उठता है तो 2 बजे उठ जाओ, और क्या करेंगे। तो मेरा उस ग्रंथ को पढ़ने से घर वालों के लिए इरिटेशन, वही मैंने बोला ना, आपका जो कोर, जैसे मेरी कोर इच्छा है जागृत होना, उसके लिए मुझे अध्ययन करना है, ये मेरी ज़िंदगी का एक कोर लक्ष्य हो गया, और उस कोर लक्ष्य में मेरा निकट का संबंधी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे पता है कि उसका यदि सुनूंगा, दुखी होकर वो भी मरेगा, मैं भी भ्रमित होकर मर जाऊंगा, है ना। दूसरा, इसीलिए जीवन के अध्ययन के साथ ही ये संबंधों का अध्ययन पॉसिबल है। जीवन के अध्ययन में जागृति और जागृति क्रम दोनों का अध्ययन है। जीवन है, निरंतर है, जागृति क्रम में है या हूँ, और जागृत होना चाहता हूँ। तो उनका जागृति क्रम का क्या स्टेटस है, इसको हमको आकलित करना पड़ता है कि जागृति के इंडेक्स में वो इधर है, अभी उसमें प्रिय है या लाभ है या न्याय है, लेकिन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था की आवश्यकता लेकिन सत्य की उतनी आवश्यकता नहीं है, या 6 महीने तक था, अभी उसका बैटरी डाउन हो गया, है ना। बैटरी भरने में टाइम, बैटरी का मतलब पात्रता, पात्रता जीवन में डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे मैं ही हूँ, मेरे को अभी, मैं 2006 से इसके संपर्क में आया, नागराज जी के संपर्क में, मान लेते हैं 10 से मैं लगभग रेगुलर इसके पठन में हूँ। शायद ही कोई दिन हुआ रहेगा कि मैं दर्शन को नहीं पढ़ा, है ना। इसका ये भी मतलब है कि मैं मूढ़ बुद्धि का हूँ, 13 साल से पढ़ रहा है ना, इतना टाइम लग रहा है इसको। लेकिन इसका और भी एक पक्ष है कि उस समय का यदि मैं सोचूं कि मेरे साथ और कौन कौन था पहले शिविर में 2004 में, फिर 2010 में मेरे बैच में कौन था, हम लोग आछोटी में थे, बहुत सारे लोग इतना कंसिस्टेंटली
उनको नहीं पढ़ रहे, उनकी आवश्यकता तो बौद्धिक आवश्यकता। ये वाला इधर लिखा था ना, विद्यार्थी का बैटरी कितना है, तो प्रवृत्ति फिर बौद्धिक वाले लाइफस्टाइल में चली गई। ऐसे लोगों के साथ में कैसे पूरा करूँ? हम दोनों अध्ययन में दोनों एक ही साथ अध्ययन शुरू किए, वो पूरा तो वही है। अभी उनके जागतिक क्रम में ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने भौतिक मैंने अस्तित्व को सेट करें। उनके लिए वो प्राथमिक हो गया, किसी के लिए प्राथमिक हो गया कि मैं समाज का उद्धार करूँ, है ना। मेरे लिए प्राथमिक है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला वो इधर पैसा सेट होता है, उधर पैसा मेरा उसी में करना वो ज़्यादा अभी तक उसी में अटका मतलब लगा है। पूरा दिन नहीं कर सकते उसको, मैं नहीं कर रहा हूँ पूरा दिन। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने पर्सनल। तो मेरे साथ जो लोग चले उसमें से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ टाइप और निकले, टाइप और नहीं भी कुछ कंफ्यूज होने वाले निकले। तो मेरे नजरों में लगा कि थोड़ी देर के बाद ये कंफ्यूज हो गए, थियरी में ही कंफ्यूज हो गए, उलझ गए, है ना। क्योंकि ये जीवन में चित्रण क्षेत्र कहाँ गया, चित्रण इधर वहाँ था पहले, चित्रण उलझने का संभावना है। ओके, ये भी कंफ्यूज ना हो सकता है, अमेज़न फॉरेस्ट जैसा हो जाता है। कुछ लोग लाइफस्टाइल में उलझ गए, कुछ लोगों के पास पैसे की कमी थी उसमें उलझ गए, कुछ लोग गृहस्थी में उलझ गए, है ना। विवाह किया, वो पत्नी बोली मेरे को नहीं करना, तू भी नहीं करेगा, वो लैपटॉप वाला कर रहा है ना, लैपटॉप तो और कुछ लोग समाज प्रधान से करने लगते हैं, साथ में इसको सेकंड प्रेफरेंस में रखा, इसको फर्स्ट। तो जागतिक क्रम में अध्ययन करते समय में भी अलग अलग आपको स्टैंडर्ड दिखेगा। जैसे आप प्रोग्रामिंग में आप यूएक्स वाले हो गए, एक कर्नल लेवल में सारा प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन लेवल, एक मेंटेनेंस में कर रहा है, चारों में सेंस तो चाहिए। वो फिर देखना पड़ता है कि ठीक है इसका यहाँ तक है तो हमारा क्या पूरकता होता है। बहुत ही कोई यदि हमको अड़चन कर रहा है कि अध्ययन नहीं फिर तो मुश्किल है, उसको तो फिर एक ही है झेलना पड़ेगा, उसका रास्ता उसका एक ही फॉर्मूला हो कि उठने के पहले बोलो और वो बंद रखो, ये बात बोलो कि तेरे उठने के पहले मुझे पढ़ना पड़ रहा, फिर से वही प्रॉब्लम है। अभी एक सिनेरियो जैसे आपका परिवार है और उसमें किसी का एक्सेप्टेंस एक अच्छा नहीं है और एक बंदा है जो जागृति क्रम में है, वो उसके वो 1 2 3 4 स्टेज में है, विद्यार्थी है या फिर गृहस्थ है, समाज है, वो कोई स्टेज में है, ठीक है, जागृति क्रम में। वो आपके घर पे आता है, वो बोलता है कि मेरे को पुणे में रहना है और आपके साथ अध्ययन करना है, तो और आपके फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है, वो आप गलत रहते हैं, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे उसको? वो हो चुका है ऐसे, मतलब आप लोग बोल रहे हैं नहीं, तो उसमें एक है कि देखिए, एक तो मुझे पहले आपने में क्लियर होना पड़ेगा कि जागृतिक क्रम में मेरी क्या औकात है। ये श्रवण, ये औकात जो है जागृतिक क्रम, ये तो देखिए ये तो जीवन का औकात है ना, हमारे जीवन का क्या औकात, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस पर नंबरिंग नहीं किया, नंबर कर देते सब टीचर लोग बैठे रहते हैं, कुछ तो एक्स ये रहता है, ये रहता है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये डब्ल्यू सबसे इजी समझ में आता है, उससे थोड़ा और मुश्किल से न्याय धर्म सत्य समझ में आता है, उससे और थोड़ा मुश्किल से जीवन क्रिया समझ में आता है, उससे और थोड़ा मुश्किल से उसमें क्या होता है श्रवण। एक तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी इसमें स्थिति क्या है, मैं उसको कितना दे सकता हूँ, स्पेशली जो आपने क्वेश्चन पूछा। एक दूसरा, मेरा दायित्व तो बनता है क्या अभी, नो, मतलब मैं उसको अकोमोडेट करूँ, मेरा इच्छा होना, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं, ऑप्शनल है। मान ले तो मेरे को बोध हो गया, मैंने कोई ठिकाने लगाया कि सारी दुनिया को बोध कराना है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। हमारे पारिवारिक जीवन में जो परमिशन है उसके अनुवाद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल जितना परिवार उसको यदि फुल रिएक्शन में नहीं है
एक एक्सट्रीम कंडीशन होता है रिएक्शन। इधर जब आदमी घर में घुसेगा तो जूता मार के भराएगा, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप परिवार छोड़ के बाहर निकलना, ड्रॉप आउट ऑफ द रिलेशनशिप, फिर तो आपको संडे संडे तंबू ढो के रोड पे जाना पड़ेगा, जब उसको जलाना पड़ेगा शांति से। यदि रिएक्शन में नहीं है और थोड़ा है तो जितना एडमिसेबल है उतना एडमिसेबल लिमिट में कर सकते हैं, थोड़ा कुछ कर सकते हैं टू इंश्योर टू सच अ पॉइंट कि हम ब्रेकेज ना हो। मैं जो करता हूँ आई पुश ओनली सो मच, उसका एस्टिमेशन, यही व्यवहार विज्ञान है। जैसे कुछ लोग आए पुणे में पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं आए थे, वो पुणे पहुंच गए, जीवन जैसे संबंधित है, उसको हमने हमारे घर में रखा, हमारे बगल वाले। अच्छा मेरे घर में क्या है, वो हमारा ये वाला आया तो उसको बढ़िया से रखेगा, है ना। ये जो आया उसका तो साइन ही नहीं हो, तो साइनलेस है, मतलब ये वाला आया यहाँ तक परमिटेड है ना, ये वाला आया तो पास मार्क है ना? उसका क्या साइन है, मेरे घर के जो मतलब है ना, एक दो लोगों का जो मान्यता है, ठीक है। मेरे को पता है शरीर आधार में इसका नहीं बदल रहा है, कुछ भी करो, कुछ भी अस्तित्व हो नहीं हो, उसमें व्यापक हो, भ्रम हो, अचार भ्रम हो, उसका ये नहीं बदलेगा। जगत की तरफ जाते हैं, हमको अपना भी स्थिति का आकलन और सामने वाला जीवन की स्थिति में कौन से मान्यता में है। चार तीन बंधन होता है, एक आशा बंधन प्रधान, एक कौन सा बंधन, विचार बंधन और एक इच्छा बंधन। तो किसी का आशा बंधन के कारण इच्छा बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। कई बार तो एक एज के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये बात चेंज है। तो आप उतना ही पुश कर सकते हैं जितना परमिसिबल लिमिट में है। तो मैं रोज उनको, मैंने बगल के घर खाली था उसमें बुलाया था, तो रोज खाने को बुलाया 15-20 दिन, फिर धीरे धीरे मैंने उनको भी थोड़ा सा साइन किया कि तुम अपना टिफिन के लिए इधर उधर देखो, रोज तो नहीं हो सकता है, हमारे घर की ये स्थिति नहीं है। मैं रोज किसी को 6-7 महीने तक प्रतिदिन, फिर उनका भी जो आचरण है उतना बढ़िया नहीं था जितना होना चाहिए। ये भी तो है ना, वो भी तो देखते घर वाले, यार तू बोला तेरे ग्रुप के हैं ऐसा वैसे, देख उसमें ऐसा क्या, बात तो सही है, क्योंकि उसमें भी वस्तुगत सत्य और वस्तुस्थिति सत्य में गैप है ना, क्योंकि वो भी किसी क्रम में है। क्रम में का मतलब जितना बोलता है उतना आचरण में नहीं रहेगा। या छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरे घर, हमारे घर में झूठा नहीं कर सकते। अभी हमारे जनरेशन पे कितना आया है कि यदि मैं राइट हैंड से खा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड से बर्तन ले सकता हूँ। पहले तो वो भी अलाउड नहीं था, हम जब छोटे थे, अगर किचन से ही आए को वापस चले गए। और झूठा भी आज तक हमारे घर में अलग जगह धुलता है, खाने के बर्तन के साथ नहीं धुलता है। ये जो महाराज लोग आए वो जिस हाथ से खा रहे हैं उसी हाथ से बर्तन को छुआ गया है। अब वो बर्तन को मेरे को क्लोरीन डाल के, ब्लीच डाल के पता नहीं क्या करना पड़ेगा उसको शुद्ध करके। मेरी माँ ने देख लिया, मैं बोला तो गया, हम उस बर्तन को रिकवर कैसा करो, तो 30 साल पुराना बर्तन है, नया खरीदने से रिकवर नहीं होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने उनको इनको शिक्षा देना पड़ा कि भाई तेरा जो झूठा खाते हैं और खाते समय ये हाथ को पीछे रखो, है ना। तो ये सारा उनको भी स्कूलिंग करना पड़ा, 15 दिन में धीरे धीरे उनको आपने देखा ऐसा। तो आप जो पर्टिकुलर जो घर वाला एग्जाम्पल है उसमें फिर आपको एक मीडियम लाइन करना पड़ेगा। यू कांट से कि मैं परिवार को समाज के लिए कुर्बान कर दूंगा, ये परिवार है, ये समाज के लिए कुर्बान होता नहीं। पहले वो सिस्टम था, वो आदर्शवादी सिस्टम, ठीक है। तो बच करके आएंगे, कितने बजे आना?